यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 के लिए हम आयोग के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जो आयोग के प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके रिपीट होते हैं बार बार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आप लोगों की, आयोग के वो प्रश्न जो बार बार पूछता है और जो प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर का एक अभ्यास भी आपका हो जाएगा और साथ साथ आप जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कई सारी नई जानकारी भी आप लोग मेरे माध्यम से प्राप्त कर पाओगे। तो यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 को टारगेट करके ये पूरा का पूरा आप लोगों का एमसीक्यू सेशन में चला रहा हूं। आराम से इसको पढ़िए मस्त होकर के। चलिए अब यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आप लोग मेरे साथ एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा। ये आयोग में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं जो आयोग ने पूछा है। पहले इतिहास के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कई सारे क्वेश्चन है, मिले जुले क्वेश्चन है, इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है, और ये घटना चक्र जो आपकी आती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में, है ना, जो ब्रिटेन है आपका, निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? अब ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, बट आमतौर पे बच्चों को नहीं पता होता। ये भी आप सभी जानते हैं, जब देश आजाद हुआ था हमारा, तो स्वतंत्रता के समय जो है क्लीमेंट एटली की सरकार बन गई थी, है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। पहले विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल के समय पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो विंस्टन चर्चिल हार गए थे चुनाव। द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गया ब्रिटेन, पर विंस्टन चर्चिल हार गए। उसके बाद क्लीमेंट एटली की सरकार आई थी, और क्लीमेंट एटली जो है आपके लेबर पार्टी से जुड़े थे। देखो ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, एक लिबरल पार्टी है और एक लेबर पार्टी है, मजदूर दल है और अनुदार दल है, दो पार्टियां हैं वहां पे मुख्य तौर पे। जैसे कि हम अमेरिका की बात करते हैं ना, तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है ना, दोनों को लेकर के है। आरओ को लेकर के जो क्लासेस आपकी, पहले मैं वर्कशॉप सेशन लूंगा, बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको अधिकारी बैच मिल जाएगा। और आरओ वाले जितने बच्चे हैं 25 तारीख से आपका वर्कशॉप सेशन होगा, 25 मार्च से प्रॉपर क्लासेस होंगी, 25 मार्च से। ठीक है, चलिए, और जो यूपी पीसीएस 2025 वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रयाग बैच को लेकर आज से वर्कशॉप सेशन चालू होगा। वर्कशॉप सेशन में आपको मैं डिटेल से चीजें बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन पहले आप इसको देख लीजिए, 2024 वाले बच्चों के लिए सीरीज है। इसका सही आंसर होगा आपका लेबर पार्टी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए क्लीमेंट एटली आपके। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि देश की आजादी के समय कौन थे? 1945 से लेके 1951 तक जो है आपके क्लीमेंट एटली ही थे, और इन्होंने बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी किए थे देश की आजादी के बाद। संविधान सभा में कमेंट किया इन्होंने, कई सारे मुद्दों पर कमेंट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ये सभी जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे, और लॉर्ड माउंटबेटन के आने के बाद जो है पहले उनका प्रयास यही था कि देश में किसी भी तरीके का सांप्रदायिक माहौल ना बने, देश का विभाजन ना किया जाए। लेकिन जब फाइनली उन्होंने देखा कि स्थिति खराब हो रही है, 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए निर्धारित किया गया। 2 महीने तक लगातार बातचीत चली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विभाजन होके ही रहेगा, तो उन्होंने विभाजन की एक योजना बनाई जिसका नाम माउंटबेटन योजना रखा। ठीक है, 3 जून 1947 को यह योजना आई थी, माउंटबेटन प्लान इसको कहा जाता है। इसी योजना के तहत देश का विभाजन हुआ। अब यहां पे एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, देश की संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और देश की का जो देश हमारा आजाद हुआ या देश का विभाजन हुआ वो हुआ माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, स्पष्ट है? माउंटबेटन योजना बहुत सिंपल सा है, आसान से क्वेश्चन है, कुछ कठिन क्वेश्चन भी आएंगे आपके। देखो आयोग में जो पूरा प्रश्न पत्र बनेगा उसमें कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे हमें फ्रॉग मेथड का यूज करना, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे भी अटेम्प्ट करके नहीं आना है। 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो 150 में लगभग 125 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 20 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, और उसमें फ्रॉग मेथड यूज करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको पहले हमें छोड़ना है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, ताकि आसान क्वेश्चन जो है, इजी क्वेश्चन जो है, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने याद कर रखा है, उसको आसानी से कर पाए। जंप करना है, जंप टेक्निक आपको रखना है, बहुत कठिन क्वेश्चनों में उलझना नहीं है। तो ये जितने वन लाइनर क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ रखा है तो आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, वहां पे इतना दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो
विजय वर्मा जी, आप आज शाम को जो है 2025 का वर्कशॉप सेशन होगा और मैं चाहता हूं कि आप जो है सेशन से जुड़ जाइएगा और सेशन से जुड़ करके 2025 की जो डिटेल जानकारी है उस सेशन के थ्रू आपको मिल जाएगी। बाकी जो क्लासेस हो रही इनमें पार्टिसिपेट करिए। जितने भी यूपी पीसीएस वाले बच्चे हैं 2024 वाले हैं वो तो जरूर देखें, एमसीक्यू सेशन बहुत काम आएंगे क्योंकि अति संभावित प्रश्न है। 2025-2026 वाले बच्चे भी ये सेशन देख करके आयोग के स्तर को समझ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सारे आयोग के स्तर के क्वेश्चन है, जो आयोग का लेवल है, आयोग का पैटर्न है, उसी आधार पर चीजें हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ये एक डेट है, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। देखो 4 डेट मैं आपको यहां पे याद करा रहा हूं। एक तो 3 जून की डेट याद रखना, 3 जून को आपका आया था माउंटबेटन प्लान, ये डेट याद रख लो, ठीक है। माउंटबेटन प्लान के थ्रू देश का विभाजन हुआ। दूसरा, ब्रिटिश संसद में जुलाई में ही एक बिल आ गया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इसी एक्ट के तहत जो है भारत का विभाजन भी होना था, पाकिस्तान भी बनना था, भारत भी बनना था, दोनों चीजें बननी थी, ठीक है। तो यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ क्योंकि इसी दिन ब्रिटिश काउंसिल के सिग्नेचर हुए। तो बहुत त्वरित गति से काम किया गया, ठीक है। ना तो इसमें जनवरी सही है, ना तो अगस्त सही है, अगस्त में तो देश को आजादी कराना था, ना अगस्त 1946 सही, इसका सही आपका बी है, ठीक है। 18 जुलाई 1947 ये डेट याद करना आप। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया, ये प्रभावी हो गया आपका बिल। तो ये डेट आपको याद रखना। अब देखो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, दो कथन कारण वाले क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते, आराम से एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे कथन कारण दोनों सही हैं क्या, या कथन कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है क्या, ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी लोग, ठीक है। हाँ, इत्मीनान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और जब कभी भी एमसीक्यू हो, एमसीक्यू से आपके पूरी तैयारी का स्तर पता चलता है, आपको पता चलता है किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उसलिए एमसीक्यू जरूर पार्टिसिपेट किया करो। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, ठीक है, यह कथन है। कथन सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है ना। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। कारण इसका क्या बता रहा है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। अब आप एक चीज देखो, आपको भी पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जीते जरूर, लेकिन जीतने के बावजूद जो है स्थिति बहुत खराब हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे में यूनाइटेड एक नेशन संस्था भी बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ भी बना और साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का दबाव भी बना। देश में हमारे आंदोलनकारी भी लगातार सक्रिय रहे, चाहे महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे आजाद हिंद फौज का दबाव हो। तो ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया था और ब्रिटेन भारत में आगे चल के फौजों को रखने की स्थिति में नहीं रह गया था, इसलिए ब्रिटेन में जनशक्ति की कमी हो चुकी थी और वो जाना चाहते थे भारत से। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज जीतने के बावजूद भी बहुत कमजोर हो चुके थे और इसीलिए जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे उनका एक कथन था, एक स्टेटमेंट था और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बात कही थी कि एक विकल्प है कि भारत में भारी दमन चक्र हम चला सकते हैं, भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रख सकते हैं, लेकिन इसका जो है अब हमारे देश के लोग अनुमति नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास वैसी जनशक्ति नहीं बची है। ये हम सब जानते हैं कि अब हम निर्बल हो चुके हैं। तो ये स्टेफर्ड क्रिप्स के कथन से भी पता चलता है कि अंग्रेज कमजोर हो गए और 1947 में देश को आजाद करने का, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन को क्या कर रहा है, परिभाषित भी कर रहा है, तो व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? अभी आपको मैंने बताया था, ये डेट आपको याद कराई थी। देखो एक तो 3 जून वाली डेट है माउंटबेटन प्लान की, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल प्रस्तुत किया। देखो वहां पे दो जो है आपके सदन है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है और एक हाउस ऑफ कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है तो हाउस ऑफ कॉमन लाइक लोकसभा, हमारे यहाँ जिस तरीके से लोकसभा है वही पावर वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स की होती है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लेमेंट एटली के द्वारा बिल पेश किया गया और यह कहा गया कि 15 अगस्त को जो है किसी भी तरीके से 15 अगस्त 1947 तक देश को आजाद करना है और 4 जुलाई को यह बिल पेश किया गया था।
4 जुलाई को बिल जब पेश किया गया तो 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसको पास कर दिया, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे पास कर दिया, 18 जुलाई 1947 को इसको राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो चूंकि यहां पे राजकीय स्वीकृति की बात कर रहा है, देखो डेट याद रखना, 4 जुलाई पेश करने की, 15 जुलाई देखो कितना फास्ट ट्रैक काम हुआ है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे वो आपका आर्टिकल 370 हटाया गया ना, जिस गति से काम हुआ उसी गति से यहाँ पे काम हुआ है। 15 जुलाई और 16 जुलाई, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, ये दोनों आपका जो है, और 18 जुलाई को जो है राजकीय स्वीकृति। तो इसकी सही ऑप्शन ये है। अब आप सोच सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना, पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आयोग को अपना काम करने दीजिए, आपका काम है पढ़ने का, आप पढ़िए, ठीक है, आपका काम पढ़ने का है। आयोग यदि पेपर टलेगा तो सबके लिए टलेगा, है ना, अन्यथा की स्थिति में पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी। एग्जाम जब होगा तब देंगे हम लोग, 17 को लेंगे, 17 को, 17 के बाद लेंगे, 2 जून लेंगे, 9 जून लेंगे, 16 जून लेंगे, जुलाई में लेंगे, अगले साल लेंगे, जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन पढ़ाई कर लो बस। मेरा एक ही कहना है, आपके बेनिफिट में सिर्फ पढ़ाई खड़ी है, आप पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, बस मेरी इतनी सी बात मान लो, बाकी चीजें साइड में रखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। स्वीकार किया क्या? स्वीकार कर लिया था कि नहीं स्वीकार कर लिया था? कर लिया था भाई, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करता है माउंटबेटन योजना। क्या करता है ये? द्विराष्ट्र सिद्धांत, इस मुद्दे की बात है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो इसको स्वीकार कर लिया, हाँ स्वीकार कर लिया। कारण कह रहा है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये सत्य नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश का विभाजन हो, है ना, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, लेकिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिन्ना की जबरदस्ती, है ना, देश में सांप्रदायिक दंगों के खतरे लगातार बढ़ रहे थे और अंग्रेजों के भारत को यथावत स्थिति में छोड़ करके जाने की जो पूरी, ये काम अंग्रेजों ने इजराइल में किया है। आज देखिए इजराइल फिलिस्तीन का मसला कैसा है, छोड़ छाड़ के निकल गए। और यदि अंग्रेज चले जाते, विभाजन नहीं करते, इसी स्थिति में छोड़ जाते, तो भारत में जो अराजकता फैलती और आज भी वो समस्या बनी रहती, पता ही नहीं चलता कौन किस क्षेत्र का एरिया है, तो बहुत विवाद होता। तो कहने का मतलब यह है कि माउंटबेटन योजना में द्विराष्ट्र सिद्धांत को कांग्रेस मानती नहीं थी, लेकिन सांप्रदायिक खतरे के कारण से उसने जो है विभाजन को स्वीकार कर लिया। यह कथन गलत होगा। इसका सही आंसर है सी, ए सही है, आर गलत है। ये फैक्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहां पर अवस्थित है? जंगल महल, जंगल महल एक एरिया है, एक जगह का नाम है। अब आप लैंड ऑफ फॉरेस्ट तो झारखंड को बोलते हैं, वन भूमि झारखंड को बोलते हैं, लैंड ऑफ नॉलेज बिहार को बोलते हैं, ज्ञान भूमि, है ना। जंगल महल एक एरिया है और यहां पे नक्सली गतिविधियों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। ये आपका पश्चिम बंगाल का एरिया है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में नक्सलाइड एरिया है आपका। ये नक्सली गतिविधियां यहां पे काफी सारी देखने को मिलती हैं। देखो ये YouTube का काम है, ठीक है, लाइव क्लास में एडवर्टीजमेंट को लेकर के या जो भी कार्य हो रहा है, ये सब YouTube का काम है भाई, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, प्लेटफॉर्म YouTube का है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम, ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे, प्रथम परमाणु रिएक्टर। ये एक फैक्ट है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है अप्सरा, पहले पूछा भी गया है। अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर है और ये आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये ट्राम्बे में स्थित है। 1956 में इसका परिचालन चालू किया गया था, 1956 में, ठीक है। कहां पर है? ट्राम्बे, ट्राम्बे, नाम क्या है? अप्सरा, ध्यान रखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो आपका है इसमें। यहां पे एक कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये जरूर गौर से ध्यान से देखना है, जब भी परीक्षा देनी है तो ये जरूर देखना है कि कौन सा, ठीक है। मनमोहन सिंह तो हमारे अर्थशास्त्री थे, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे, ठीक है, ये आपके एरोनॉटिक्स से ही जुड़े हुए थे, ठीक है।
और डीएस कोठारी आपके भौतिकी से जुड़े थे। एमएस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र से न जुड़ करके ये कृषि वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? कृषि वैज्ञानिक। आपको पता है भारत रत्न पुरस्कार मिला इनको इस बार का, तो ये चर्चा में है। इस बार का भारत रत्न पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन जी को ही मिला है। डॉक्टर एमएस स्वामी 5 लोगों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, एमएस स्वामीनाथन जी को मिला है। और एक पर्सन और है, मैं नाम भूल रहा हूं, एक दिमाग में नहीं आ रहा है। अभी मैंने कल ही भारत रत्न आपको पढ़ाए। हाँ, वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं नरसिम्हा राव जी। हाँ, नरसिम्हा राव जी को मिला है। भारतीय, मैं नाम उनका कैसे भूल सकता हूं, मेरे बड़े फेवरेट प्रधानमंत्री हैं। नरसिम्हा राव जी को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो नरसिम्हा राव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और आपका जो है चौधरी चरण सिंह जी और एमएस स्वामीनाथन, इनको मिला है। ठीक है। हाँ, हरित क्रांति के जनक थे और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए थे। हरित क्रांति के कारण इन्होंने देश को खाद्य आत्मनिर्भरता प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका जो है कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ये आपका जबलपुर में पड़ता है, तो ये सही देखा जाए तो सही सुमेलित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये मैंने आज आप लोगों को, जो बच्चे मतलब मेरे साथ पेड बैच में रहते हैं, पेपर 5 और पेपर 6 जो आपका है उत्तर प्रदेश का, उसका पेपर 5 पेपर 6 मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो उसके उसी में मैंने पढ़ाया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवस्थित है आपका ये। ठीक है, मेरठ। ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये एग्रीकल्चर को लेकर के सारे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका पड़ता है, हाँ, ये आपका है रायपुर में। कहां है? रायपुर, छत्तीसगढ़। ये आपका रायपुर में है, रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। और एक है आपका आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। अब इसमें तेलंगाना लिखा हुआ है जबकि आंध्र प्रदेश में है आपका। तो यहां पे 2 को लेकर के गड़बड़ी है, सी और डी दोनों को लेकर गड़बड़ी है। तो ऐसे आयोग में कुछ क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं जिनमें आंसर को लेकर स्पष्टता अलग होती है। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव जी जी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। द हिमालयन माउंटेरियन इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से जहां स्थित है वह कौन सी जगह है? ठीक है, ये इंस्टीट्यूट कहां पर अवस्थित है? तो ये आपका दार्जिलिंग में अवस्थित है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका कहां है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका। यहां पे कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही पड़ता है आपका। पुलिकट लेक के बारे में आप सभी जानते हैं, यहाँ से इसरो का क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसरो का। ठीक है। थुम्बा आपका केरल में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कर्नाटक में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। बार्क आपका महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र। ठीक है। और पोखरन आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? शक्ति मतलब पावर कौन कौन दे सकता है और खाद भी कौन दे सकता है? तो ऊर्जा, शक्ति का मतलब है ऊर्जा, ये बायोगैस संयंत्र ही दे सकता है। नाभिकीय संयंत्र से केवल एनर्जी मिलेगी और विनाश मिलेगा। तापीय संयंत्र से केवल एनर्जी मिलेगी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक संयंत्र से खाद नहीं मिलेगी। खाद केवल बायोगैस संयंत्र जो होंगे ये खाद के लिए भी एक अच्छे स्रोत के तौर पे हैं। आगे बोल रहा है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा, द्रुत मतलब स्पीड पोस्ट, कह रहा है स्पीड पोस्ट कब प्रारंभ की गई? तो स्पीड पोस्ट सर्विस आपकी 1986 में प्रारंभ की गई, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आपकी 1986 में द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आप सभी लोग प्रयोग करते हैं। टिड्डियां, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और किसानों के लिए एक आपदा भी है। कई बार जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत में टिड्डियां प्रवेश करती हैं। अभी हाल ही में पिछले वर्ष भी टिड्डियों का हमला हुआ था और टिड्डियां जब आती हैं ना पूरे आसमान में छा जाती हैं। थोड़ी बहुत टिड्डियां नहीं है, और ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान भारत की
फसलों को खराब करने के लिए वहां पे टिड्डियां पालता भी है। बहुत सारे कुएं होते हैं जिन कुओं में टिड्डियां पालन किया जाता है, और फिर समय रहते हुए जब यहां की फसल पक जाती है मार्च अप्रैल में, तो टिड्डियों को छोड़ दिया जाता है। तो जब टिड्डियों का हमला होता है ना, तो सोचिए खेत का खेत खा जाती हैं, जिस एरिया से निकलती वहां का कोई पौधा नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ये काम बहुत करता है, पाकिस्तान से भारत में टिड्डियां प्रवेश करती हैं ज्यादातर। ठीक है, ये घटना कई बार चर्चा में रहती है और इससे देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया यहां पे, ये आपका महाराष्ट्र होगा, है ना। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? सबसे बड़ी संसदीय समिति आप सब जानते होंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा। सबसे बड़ी संसदीय समिति, देखो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, 30 सदस्य, और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। लोकसभा, लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा और इसमें भी 15 और 7 का रेशियो है। ठीक है, 15 लोकसभा और 7, तो टोटल सबसे बड़ी आपकी जो पूछे कभी भी ना प्राक्कलन कमेटी है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा, प्राक्कलन समिति जो है ना 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1 साल का कार्यकाल होता है सभी सदस्यों का। ठीक है, और इसका काम होता है जितने भी एस्टीमेट होते हैं, एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं ना, जितने भी प्राक्कलन होते हैं उनमें मतलब उसको एस्टीमेट का काम इनका पूरा का पूरा होता है, और शासन प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार को लेकर के भी काम करती है। संसद में स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि संसद में जो परमानेंट कमेटी होती है, जैसे कि लोक लेखा समिति स्थायी समिति है। अब एक चीज बताओ, ये जो समितियां होती हैं ना, ये एक तरीके से कह सकते हैं मिनी संसद का काम करती है। संसद में आपको पता है कामकाज इतना ज्यादा होता है कि समितियां बहुत मदद करती हैं। ठीक है, तो इनमें जो अनुपात रहता है, जैसे संसद का अनुपात हमारा क्या है, हमारी संसद में देखेंगे लोकसभा में 550 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 250 सीटें हैं। तो देखा जाए अनुपातिक तौर पे लोकसभा जस्ट डबल के आसपास है आपकी, है ना, जस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, जस्ट डबल से। तो लगभग देखें मतलब आमतौर पे 2:1 का आप रेशियो मान के चलिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 245 सीटें ही भरी जाती हैं, तो आमतौर पे 2:1 होता है। यानी कि दो मतलब जैसे 22 सीटें होंगी तो 22 में देखो 15 आपकी ले ली गई लोकसभा से, 7 आपकी राज्यसभा से ले ली गई। तो हमेशा अनुपात 2:1 का अनुपात होता है, 2:1 का अनुपात होता है। कोई भी परमानेंट कमेटी आप देखेंगे इसी तरीके से चीजों को लेकर के रखा जाता है। 2 प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, एक परमानेंट होती है, दूसरी टेम्परेरी होती है, तदर्थ समिति भी होती है आपकी। ठीक है, प्राक्कलन समिति को छोड़ दे तो आमतौर पे जितनी भी सदस्य समितियां होती हैं तो लोकसभा के 2 गुना मेंबर होते हैं टोटल मेंबर में। क्लियर है? बी नहीं सही भाई, ए सही है इसका आंसर। ठीक है, 2:1 होता है। अब यहां पे देखो कई सारी कमेटी बताई गई किस प्रकार की कमेटी है। ठीक है, ये कमेटी की लिस्ट यहां पे दी गई है और ये कह रहा है किस तरीके की। लोक लेखा समिति आपकी ये जुड़ी हुई है कैग के ऑफिस से, CAG। ठीक है, और ये एक वित्तीय कमेटी है। कैसी है? लोक लेखा समिति आपकी एक वित्तीय कमेटी है। ठीक है, इसके बाद आपकी याचिका समिति जो है आपकी ये कार्यकारी समिति है, इसका काम होता है कार्यकारी काम करना, तो ये कार्यकारी समिति है आपकी। ठीक है, स्टॉक बाजार स्कैम समिति, तो जब कभी भी कोई भी घटना घट जाती है तो उस समय एक टेम्परेरी आपकी तदर्थ समिति बनाई जाती है और विभागीय समिति आपकी स्टैंडिंग कमेटी के तौर पे होती हैं। तो ये आपका इसका सुमेलन रहेगा। प्राक्कलन समिति आपकी कैग से जुड़ी होती है, कैग की रिपोर्ट का ये क्या करती है, पोस्टमार्टम करती है, पूरा का पूरा उस रिपोर्ट को देखती है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था आपका कब? ये आपका पारित हुआ 1946 में। इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आपका हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था और उसमें जो निर्णय लिए गए पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, इस उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपका पारित किया गया। तो 1986 का ये आप ध्यान रखिएगा। इसको हम छाता विधान भी कहते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसी के तहत हमारे पर्यावरण प्रोटेक्शन को लेकर सारे के सारे जो आपके प्रक्रियाएं होती हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। यह कह रहा है कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो जलवायु का सही सूचकांक है। सही बात है। आपको पता है कि प्राकृतिक वनस्पतियां यदि रहेंगी तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मात्रा बढ़ेगी तो उसको कंज्यूम भी ज्यादा कर लेंगी, लेकिन जैसे जैसे प्राकृतिक वनस्पतियां घटेंगी तो वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। और CO2 आपकी कैसी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है। तो मतलब प्राकृतिक वनस्पतियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों से ही वायुमंडल पूरी तरीके से आपका क्या होता है? संतुलित होता है, क्योंकि ये क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं, तो आर्द्रता की स्थिति भी ये तय करती हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता कितनी रहेगी। वाष्पोत्सर्जन, वर्षा, हर चीज में प्राकृतिक वनस्पतियां, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि वह प्राकृतिक वनस्पतियां जलवायु का सही सूचकांक है। बिल्कुल सही कथन है। फिर कह रहा है जलप्रिय पौधे आर्द्र वायुमंडल में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब वायुमंडल जो है, मतलब जिन पौधों में जो वाटर लविंग प्लांट हैं, वो जलवायु की आर्द्रता को कम होने पर मतलब उनका क्षरण होने लगता है। यदि जलवायु में आर्द्रता कम हो जाएगी तो पौधे भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो दोनों ही कारण आपके सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही है। ये आपके जो पौधे होते हैं जलवायु में, आर्द्र जलवायु में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इको मार्क। इको मार्क भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्क क्या होता है आपका? इको मार्क ये दिखाता है कि कौन सा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। इको मार्क एक प्रमाण पत्र है, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो पौधे होंगे, जो चीजें होंगी, उसको इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली है, के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? कौन है लेखक इसके? इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। रेचल कार्सन। ठीक है, एक पुस्तक है आपकी साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, तो साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है और इसकी जो है लेखिका है आपकी रेचल कार्सन। ठीक है, इनके द्वारा 1962 में आपकी तो पुस्तिकाओं से इनसे क्वेश्चन कई बार पूछता है। ये कह रहा नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। यहां पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंसों को देखना है संतुलित विकास के लिए। बिल्कुल सही बात है। यदि ज्यादा नगरीकरण होगा, ज्यादा औद्योगिकरण होगा तो संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। पर्यावरण परिस्थिति के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंट के लिए भी है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल सही है। तो ये सभी के लिए हानिकारक है। जितने भी पॉइंट यहां पे दिए गए हैं सभी के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूरिया क्या है? यूरिया से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यूरिया से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। CONH2 का होल ट्वाइस इसका एक रासायनिक स्रोत है और इसमें लगभग 46% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है और साथ में ये आपका कार्बनिक रसायन के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरिया आपको ध्यान रखना है। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को ही बनाया गया। ठीक है, जो तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? तो उर्वरक में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और क्या क्या चीजें पाई जाती है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपके पाए जाते हैं उर्वरक में। और भी बहुत सारे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जैसे बोरान भी पाया जाता है, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जस्ता, ये सारी चीजें आपकी उर्वरक में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं? तो उसे नाइट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। जितने भी नाइट्रोजन होते हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं और पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है।
तो इसकी पूर्ति जो है, जो जल होता है, जल में नाइट्रेट जो घुली होती है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, आपको पता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो लगभग 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। तो वायुमंडल और जल से नाइट्रेट को जो है लेते हैं, तो नाइट्रोजन की कौन सी मात्रा लेते हैं? नाइट्रेट। ये इसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? किस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है? कृषि है, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा कृषि है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या? बिल्कुल प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। एक काम को मतलब कोई एक काम है जिसमें 10 लोग लगे हुए लेकिन जरूरत एक ही आदमी की है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। भारत में आप देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या होता है, काम एक आदमी का होता है, लगे 10 लोग होते हैं, ठीक है, तो इसी कारण से जो है गरीबी होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी भारत में देखी जाती है। मानव पूंजी विकास की निम्न गुणवत्ता है, मानव पूंजी विकास अच्छा नहीं है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होता है, बिल्कुल नहीं होता है उच्च, ठीक है, कुपोषण की स्थिति होती है। तो इसका 1, 2 और 3 सही है। इसका कथन का ऑप्शन सही रहेगा, आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत फास्ट देखो मैं आपको करवा रहा हूं। देखो विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही, ज्यादा पूंजी नहीं बन रही है, कैपिटल निर्माण की निम्न दर है, बेरोजगारी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आयात पर निर्भरता है, निरक्षरता है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, अत्यधिक जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि है, सारी चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या है? ठीक है, सामान्यता विशेषता, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? वही बात है, प्रति व्यक्ति निम्न आय होगी, बिल्कुल सही बात है। पूंजी निर्माण निम्न दर पे होगी, बिल्कुल सही बात है। निम्न आश्रितता अनुपात नहीं, उच्च आश्रितता अनुपात होता है, ज्यादा लोग आश्रित होते हैं। घर में एक आदमी कमा रहा है, बाकी सब लोग जो है उसके ऊपर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो निम्न नहीं होता। तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होता है, तृतीयक में नहीं होते, प्राथमिक में होते हैं, ज्यादातर लोग प्राथमिक में लगे होते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो कोई भी अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है, वहां पे निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, ज्यादा प्रति व्यक्ति आय नहीं होती है, निम्न जीवन स्तर होता है, जनसंख्या दर बहुत ज्यादा होती है, बेरोजगारी होती है, कम रोजगार होता है, कृषि क्षेत्र ज्यादा होता है, कृषि क्षेत्र पे ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है, पूंजी निर्माण कम होती है, आय की विषमता होती है, सारे पॉइंट यहां पर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ना है, आपको यह जरूर ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा आर्थिक विकास के प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी निर्यात का संचन, तकनीकी में सुधार, यदि ये दोनों काम करें तो आर्थिक विकास होगा, बिल्कुल होगा। जनसंख्या में परिवर्तन, यदि जनसंख्या कम होगी तो निश्चित तौर पे इसका बेनिफिट होगा। विशेषीकृत क्रियाएं हो, गतिविधियों में श्रम विभाजन हो, बिल्कुल सही। तकनीकीविद और नौकरशाह, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि आर्थिक विकास में जो है आपका पूंजी का संचयन, तकनीकी में सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा, ये सब योगदान देते हैं। लेकिन तकनीकीविद और नौकरशाही का योगदान नहीं होता, यहां तक कि ये जो है क्या करते हैं, उस पे जो है एक तरीके से आश्रित होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये इसके अंतर्गत नहीं है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनानी है हमें भारत को, और बोला जा रहा है कि कब तक इसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखो भैया, अभी इसको लेकर के ना सरकार ने काफी सारे लक्ष्य बढ़ाए हैं। अभी 2028 का लक्ष्य गवर्नमेंट ने कर दिया है ना। पहले इसका जो लक्ष्य था, पहले इसका लक्ष्य 2024 था, लेकिन 2024 चल रहा है, कोविड लग गया है, तो अभी गवर्नमेंट ने इस टारगेट को बढ़ा के 2028 रख दिया है कि आने वाले 2028 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, विश्व में तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जिसमें से आपने देखा इकोनॉमी के, एनवायरमेंट के, जनरल साइंस के, आपके जो है पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, सभी के मिले जुले क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन था। और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे जो मैं आपको सतत करवाता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। 2024 का यूपी पीसीएस एग्जाम जबरदस्त तरीके से हम देंगे। एग्जाम को लेकर मन से संशय हटा दीजिए, जब भी एग्जाम होगा
देखा जाएगा, लेकिन एग्जाम आप सभी को तैयारी को अपने जबरदस्त रखना है, तैयारी पे कोई कमी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे।